Let's start with balance and unbalanced force. First law of motion, also called as law of inertia. फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ये न्यूटन के बेसिक 3 लॉज ऑफ मोशन का फर्स्ट यू कैन से हम स्टडी इनिशिएट करते हैं यहाँ से. इसके बाद ही ये समझने के बाद ही हम सेकेंड लॉ, देन मोमेंटम, थर्ड लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड देन द न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे, उनको अंडरस्टैंड कर पाएंगे. ये टॉपिक एनसीईआरटी 9th सीबीएसई बोर्ड से लेकर 11th फिजिक्स एनसीईआरटी एंड जितने भी तरह के गवर्नमेंट यूपीएससी स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें जो फिजिक्स का कंटेंट है उसमें डेफिनेटली न्यूटन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. न्यूटन के सारे टॉपिक्स वहाँ पर टच होते ही होते हैं. तो इन टॉपिक्स को पढ़ने का जो हमारा मोटिव रहेगा वो बेसिकली बहुत ग्रेट एक्सटेंट रहेगा, राइट. तो मेरी कोशिश रहेगी कि टॉपिक्स को मैं आपको उसी एक्सटेंट पे ले जाके क्लियर करूं और बेसिक से स्टार्ट होते हुए हम वो सारा कंप्लीट कर सकें, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स. इन दोनों को जरा देखते हैं, राइट. आपने इससे पहले वाली बेसिक क्लास में भी पढ़ रखा होगा. बैलेंस फोर्स का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट पर मैं अभी उसको कॉन्टेक्ट सरफेस ले रहा हूं ग्राउंड यानी अर्थ, इसको हम एयर एंड लिक्विड यानी फ्लूइड के कॉन्टेक्ट्स में भी समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जब हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स इज व्हाट? फोर्स इज एन एफर्ट which brings the change in the state of an object. ऑब्जेक्ट की स्टेट में जो एक चेंज आता है उस चेंज को लाने का काम एक एफर्ट करता है. उस एफर्ट का नाम ही फोर्स है. फोर्स एक बहुत बिग फिनोमिनन है. वेरियस पैरामीटर्स पर इसको जब हम जज करते हैं, एसोसिएट करते हैं वेरियस सेवरल अदर फिजिकल क्वांटिटीज के साथ, तो इसके नेम्स बदल जाते हैं, टैग बदल जाता है, इसका इम्पैक्ट चेंज हो जाता है और उसके अकॉर्डिंगली हम उसको डिफरेंटली टैग करते हैं. बट है वो सब जो हैं वो ओवरऑल फोर्स से ही जनरेट हो रहे हैं. तो बेसिक कंसेप्ट जो है वो फोर्स है. तो हम यहाँ जो पढ़ने वाले हैं वो है फोर्स. सो बेसिकली अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर एक एफर्ट अप्लाई करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, या एरो एक डायरेक्शन को शो करेगा, एक डायरेक्शन में आप जब एफर्ट अप्लाई करते हैं, सो यू फील कि जब भी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट जो है आपकी लगाई हुई फोर्स से सडन अपनी स्टेट चेंज नहीं करता. अगर वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करता है तो यहां से ही मैं बैलेंस अनबैलेंस को न्यूटन के फर्स्ट लॉ से रिलेट कराता हुआ आपको समझाता हूं. न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में बोला था कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल भी अपनी स्टेट क्या होती है? 2 स्टेट होती है. स्टेट क्या हो सकती हैं? या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो सकता है या फिर ऑब्जेक्ट मोशन में होगा. ऑब्जेक्ट जो है अपनी स्टेट ऑन इट्स ओन कभी भी चेंज नहीं करता. यानी अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में नहीं आएगा और मोशन में है तो रेस्ट में कभी भी ऑटोमेटिकली ऑन इट्स ओन नहीं आएगा. कहने का मतलब ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट कभी भी चेंज नहीं करना चाहता. वी कैन कॉल इट लाइक ऑब्जेक्ट डज नॉट वांट टू चेंज इट्स ओरिजिन या ओरिजिनल या जो भी उसकी रियल स्टेट है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की, उसको वो कभी भी चेंज नहीं करना चाहता. दिस इज कॉल्ड द टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट. न्यूटन ऑल्सो कॉल्ड इट एज टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट जो है अपनी स्टेट ऑन इट्स ओन कभी भी चेंज नहीं करता अनटिल और अनलेस, जब तक कि आप उसके ऊपर किसी भी तरह की फोर्स अप्लाई नहीं करते. अभी मैं इसको हाफली करेक्ट बोल रहा हूं, अभी मैं इसका करेक्शन करूंगा, वर्ड ऐड करेंगे, मैं उसमें डिफाइन में वर्ड बाद में ऐड करूंगा, एक एडजेक्टिव है मैं बाद में उसको ऐड करूंगा, सो दैट वो पर्टिकुलर वर्ड आपको उस स्पेसिफिक जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, जिस कंसर्न में पढ़ रहे हैं, वो हमेशा के लिए याद रख सकें आप. तो मैं उसको एडिशनली ऐड करूंगा इस डिफाइन में.
So Newton said what? If the object is in rest, will remain in rest. If the object is in motion, will continue in the motion with the same velocity until any external unbalanced force, any external force applied on it. जब तक कि किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होती तब तक वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करता है. सो हमने न्यूटन की इस कहानी को, इस स्टेट वाली जो कहानी है उसको समझते हुए हमने न्यूटन को तुरंत वहीं पर एक एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करके देखी. हमने एक ऑब्जेक्ट लिया और ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स अप्लाई कराई. फोर्स अप्लाई कराने के बाद भी वी सॉ कि ऑब्जेक्ट ने अपनी स्टेट नहीं बदली. इट वॉज इन रेस्ट इनिशियली. हमने फोर्स अप्लाई कराई बट ऑब्जेक्ट जो है अपनी स्टेट नहीं बदल रहा है. तो जब ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट नहीं बदल रहा है तो हमने तुरंत न्यूटन को क्वेश्चन पुटअप कर दिया. न्यूटन से कहा कि यू सेड व्हाट? यू सेड ऑब्जेक्ट ऑन इट्स ओन विल नॉट चेंज इट्स स्टेट. ओके फाइन, वी एक्सेप्टेड. ऑब्जेक्ट अपने आप अपनी स्टेट नहीं चेंज कर रहा, लेकिन आपने आगे क्या कहा? अंटिल यू अप्लाई द फोर्स ऑन इट. तो हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कराई, अब तो वो अपनी स्टेट चेंज करे. तो न्यूटन ने कहा कि आप यहां पर एक वर्ड ऐड करिए, तभी आपको मेरी डिफाइन पूरी तरीके से समझ में आएगी. वो है फोर्स मस्ट बी अनबैलेंस्ड. योर अप्लाइड फोर्स ऑन टू द ऑब्जेक्ट कंसर्निंग ऑब्जेक्ट मस्ट बी अनबैलेंस्ड. हमने तुरंत पूछा व्हाट इज अनबैलेंस्ड? न्यूटन ने कहा कि जब भी आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो एपरेंटली आपको लगता है कि सिर्फ आप उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है, ऑब्जेक्ट जिस सरफेस के कांटेक्ट में होता है उस समय, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, तीनों में ही, सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में उससे कम, और गैसियस स्टेट वाले कांटेक्ट सरफेस में सबसे कम. बट आपकी अप्लाई की हुई फोर्स के सेम मोमेंट ऑफ टाइम पर एक अपोजिशन अप्लाई होता है, एक अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एग्जीक्यूट होती है जिसे हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं. और ये फ्रिक्शन फोर्स हमेशा, ऑलवेज एंड ऑलवेज अपोजेस मोशन. यानी ये ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ही बांध के रखना चाहती है, ऑब्जेक्ट को कभी भी मोशन में नहीं आना देना चाहती. तो फोर्स जब आप अप्लाई करते हैं तो फोर्स एप्लीकेशन के साथ ही एक अपोजिट डायरेक्शन में भी फोर्स अप्लाई हो जाती है. कहने का मतलब, इसको आप इस तरीके से फील करिए कि आप जब, ये मानिए एक एल्मेरा है, आप इसको जब पुश कर रहे हैं तो सामने की तरफ कोई इनविजिबल फोर्स है जो आपकी लगाई हुई फोर्स को बीट करने की कोशिश कर रहा है. यानी आपकी फोर्स सबसे पहले एक अपोजिशन को फेस करती है. इट इज नॉट लाइक कि व्हेन यू अप्लाई द फोर्स, ऑब्जेक्ट एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम विल स्टार्ट मूविंग और विल स्टार्ट स्टॉपिंग. नो, आपकी फोर्स सबसे पहले अपने अपोजिशन को बीट करेगी, और उस अपोजिशन को बीट करे बिना आपकी फोर्स कभी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को नहीं बदल सकती. इसका मतलब यह हुआ कि हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको सामने वाली फोर्स, अपोजिट इन डायरेक्शन वाली फोर्स कहीं ना कहीं कैंसिल आउट करा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा कि हमने फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, तो मैंने यहां एन लिख दिया. मैंने 2 न्यूटन फोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई करी. अगर ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता, अपनी स्टेट नहीं बदलता, सो व्हाट वी हैव टू अज्यूम हियर, हमें क्या उसको समझना है कि यहां से अपोजिशन में सेम अमाउंट में कोई फोर्स हमारी लगाई हुई फोर्स को बीट कर रही है, कैंसिल आउट कर रही है. सो इट सीम्स दैट वी आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन टू द ऑब्जेक्ट. ये दिखता है, अपेरेंटली ऐसा लगता है, न्यूटन ने ये एक्सप्लेन करा कि ऐसा लगता है दैट यू आर अप्लाइंग द फोर्स फिजिकली ऑन टू द ऑब्जेक्ट, बट एक्चुअल फोर्स इज नोवेयर प्रेजेंट. यानी नेट अमाउंट में कोई भी तरह की फोर्स ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो ही नहीं रही, क्योंकि जो फोर्स आप अप्लाई करते हैं वो ग्रॉस अमाउंट में है. ये पहले अपोजिशन फोर्स को बीट करेगी, और अगर फिर कुछ अमाउंट बचता है तो फिर जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई कराई है उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज होगी, लेकिन वो तभी होगी जबकि वो अपोजिशन फोर्स को पहले बीट कर दे, और उस अपोजिशन फोर्स का नाम है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. सो ये वाली जो कंडीशन है, इस कंडीशन को हम कहते हैं बैलेंस कंडीशन, बैलेंस फोर्स.
इसको हम कह देते हैं बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या हुआ? when the same Newton of force यानी same magnitude of force यानी same amount of force is being applied from two different directions on the same object, they cancel out each other, and that condition is known as balanced condition, balanced force. and balanced force जो होती है वो कभी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज नहीं करने देती, वो हमेशा ऑब्जेक्ट की उसी स्टेट में जिसमें वो अभी है उसी में उसको बनाए रखने में हेल्प करती है। दिस इज व्हाट द बैलेंस फोर्स इज। अब लोगों ने कहा कि मानिए ये तो है बैलेंस फोर्स, और मैं आपको न्यूटन के फर्स्ट लॉ को भी साथ साथ चला रहा हूं, इसलिए मैं उसको भी यहीं समझाऊंगा। लोगों ने कहा कि हमें बैलेंस फोर्स का मतलब, क्योंकि आप एक इनविजिबल फोर्स की हेल्प से बैलेंस फोर्स समझा रहे हैं, या अपने जो स्टेटमेंट है उसको आप लॉ प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें उस इनविजिबल फोर्स को एक्सेप्टेंस दिलाइए। यानी हम उस इनविजिबल फोर्स को समझ नहीं पा रहे, क्योंकि इट इज एन कंप्लीटली इनविजिबल फोर्स, और ये तब एग्जिस्टेंस में नहीं आती। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जब तक मैं फोर्स नहीं लगाता तब तक इस ऑब्जेक्ट पे किसी भी तरह की फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्टेंस में नहीं आती, हमें उसका कुछ पता नहीं होता। ये एक्टिवेट कब होती है? जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तभी एक्टिवेट होती है। तो इट वाज दैट टाइम इट वाज क्वाइट कंफ्यूजिंग फॉर द पीपल। तो न्यूटन ने अपने ही एक साइंटिस्ट, सेम टाइम पीरियड के जो साइंटिस्ट थे गैलीलियो गैलीली, उनके एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से, जिसमें गैलीलियो ने लोगों को ये एक्सेप्ट कराया कि दैट देयर इज एन इनविजिबल फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट को बांध के रखता है और उसके मोशन में हमेशा अपोजिशन शो करता है। गैलीलियो पे आते हैं। गैलीलियो ने किस तरीके से उस एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया था, मैं शॉर्ट में उसको समझाने की कोशिश करता हूं। गैलीलियो ने एक मार्बल की बॉल को एक इंक्लाइनेशन से रोल डाउन कराया, और गैलीलियो ने कहा कि व्हाट वुड हैपन अगर मैं जब ये नीचे की तरफ आएगा तो ग्रेविटी इसको पुल कर रही है, इसलिए ये नीचे की तरफ आएगा। लोगों को उस समय ग्रेविटी की नॉलेज होगी तो उन्होंने बता दिया। तो अब यहां से उन्होंने कहा कि क्या होगा अगर मैं सेम हाइट का एक इंक्लाइनेशन इसके सामने खड़ा कर देता हूं, तो क्या ये ऑब्जेक्ट, द क्वेश्चन इज, ध्यान से सुनिएगा, द क्वेश्चन इज कि क्या ये इसी हाइट पर वापस से पहुंच पाएगा? तो लोगों ने कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं, ग्रेविटी इसको अगेंस्ट द मोशन जाने ही नहीं देगी, तो ये इस तक हाइट तक नहीं पहुंचेगा। तो गैलीलियो ने कहा फाइन, ठीक है, इसका अपोजिशन कौन है, इसको अपोज कौन कर रहा है? ग्रेविटी कर रही है। ग्रेविटी क्या है? वर्टिकल अप्लाई होती है। अगर मैं इस इंक्लाइनेशन को धीरे धीरे करके और इसका जो इंक्लाइनेशन है इसी को अगर मैं धीरे धीरे करके खत्म कर दूं और इस सरफेस को हॉरिजेंटल बना दूं, तो क्या अब ये बॉल जब नीचे आएगी तो क्या ये इन द होप टू अचीव द सेम डिस्टेंस इक्वल टू द हाइट फ्रॉम इट वाज रिलीज्ड, क्या ये उस हाइट के रिलीज, जिस हाइट से ये आई है, उसको इक्वली डिस्टेंस की फॉर्म में कवर करने के लिए क्या ये अब हमेशा दौड़ती रहेगी? क्योंकि इसको अपोज करने के लिए, इसको रोकने के लिए तो ग्रेविटी अप्लाई थी, तो क्या ये अब यहाँ पर हमेशा रन करती रहेगी फॉर एवर? सो लोगों ने कहा कि वी हैवंट सीन दिस, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। तो गैलीलियो ने इस एक्सपेरिमेंट से लोगों को ये एक्सेप्ट कराया कि माय फ्रेंड, ये ऑब्जेक्ट एक कुछ दूरी पर जाकर फिर रुक जाएगा। ये ऑटोमेटिकली कैसे रुक गया, ऑन इट्स ओन कैसे रुक गया? क्या कोई चीज ऑन इट्स ओन रुक पा रही है? तो लोगों ने कहा कि हमने तो कोई फोर्स इस पे लगा ही नहीं, ये ऑब्जेक्ट अपने आप कैसे रुक गया? तब गैलीलियो ने यहां एक्सप्लेन किया कि यहां पर एक अपोजिशन फोर्स की प्रेजेंस होती है जो सरफेस इन कॉन्टेक्ट से अप्लाई होती है, और वो ऑलवेज बनी रहती है जब तक कि ऑब्जेक्ट मोशन में बना रहता है। जैसे जैसे करके आपकी एनर्जी कम होती है, यानी आपकी फोर्स कम होती है, तो कंपैरेटिव फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज होता जाता है और वो आपको धीरे धीरे करके स्लो डाउन करता हुआ रेस्ट में ले आता है। तो यहाँ पर इसी एक्सपेरिमेंट की हेल्प से न्यूटन ने अपने लॉ में अनबैलेंस फोर्स को लोगों को समझाया कि यहाँ जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो फ्रिक्शन है, और आपकी लगाई हुई फोर्स को जो बीट कर रहा है वो फ्रिक्शन है। आपकी फोर्स अकेली नहीं है जो ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो रही हो। आपको लग रहा है कि अपेरेंटली वो फोर्स जो है सिर्फ आप अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो फोर्स सामने से भी अप्लाई हो रही है, और उस एप्लीकेशन को
अगर दोनों सेम अमाउंट में अप्लाई होते हैं, ये आपको कैसे अज्यूम करना है कि दोनों सेम अमाउंट में अप्लाई हो रहे हैं, आप और फ्रिक्शन। अगर आप ऑब्जेक्ट की स्टेट को नहीं बदल पा रहे हैं तो आपको यहां अज्यूम करना है कि जो न्यूटन आप अप्लाई कर रहे हैं उतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी अप्लाई कर रहा है, और दोनों फोर्सेस मिलकर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है, तो नेट अमाउंट ऑफ फोर्स वहां नहीं लग रही। तो न्यूटन ने अपने लॉ को यहां फिर से प्रूव करा। उन्होंने कहा, आई सेड व्हाट, अंटिल एनी फोर्स इज अप्लाइड, यानी फोर्स इज अप्लाइड ऑन टू दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की स्टेट नहीं बदलेगी जब तक कि उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होती। आपको लग रहा है दैट यू आर अप्लाइंग द फोर्स एंड ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, एक्चुअली यू आर नॉट अप्लाइंग एनी नेट अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन टू दी ऑब्जेक्ट। सो स्टिल आई एम करेक्ट कि फोर्स अप्लाई हो ही नहीं रही। ठीक है, सो न्यूटन ने अपनी डिफाइन में एक वर्ड ऐड करा, उन्होंने कहा अनबैलेंस। लेट्स से जब तक आप अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करते। सो नाउ व्हाट इज अनबैलेंस फोर्स? अनबैलेंस फोर्स इज, मान लीजिए कि फ्रिक्शन तो एक लिमिटेड मैनर में लगेगा, फ्रिक्शन को कुछ जो बेसिक उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ही सपोर्ट करेगी, जैसे ऑब्जेक्ट का वेट के कारण उसका कॉन्टेक्ट सरफेस, एरिया के कारण उसका कॉन्टेक्ट सरफेस की रफनेस, ये सब पैरामीटर्स वो हैं जो एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में जितने हैं उतने ही रहेंगे, सडन चेंज नहीं होंगे। तो फ्रिक्शन तो जो मैक्सिमम है, सपोज मान लीजिए अगर इतना मैक्सिमम फ्रिक्शन है, ठीक है, जो उसको स्टैटिक पोजीशन में बना के रख रहा है, तो फ्रिक्शन तो एक लिमिट मैनर में ही अप्लाई हो सकता है, लेकिन आप अपनी फोर्स को बढ़ाते जाते हैं, एक जना, दो जना, तीन जने, कितने भी आप फिजिकल फोर्स वहां पर अप्लाई करा सकते हैं। सो मानिए जैसे ही आपने अपनी फोर्स का अमाउंट बढ़ाया और फ्रिक्शन मैक्सिमम अप्लाई हो गया, सो यहां पर इस कंडीशन को हम बोलते हैं अनबैलेंस कंडीशन, क्योंकि अब यहां पर नेट अमाउंट ऑफ फोर्स is something got left. So this is called unbalanced force. This is called unbalanced force. So now न्यूटन ने दोबारा से अपनी बात को रखा और उन्होंने कहा क्या, if the object is in rest will remain in rest, if the object is in motion will continue to be in the same state of motion with the same velocity until you apply some unbalanced force onto it. You have to apply some unbalanced force onto it. अभी हमने ये रेस्ट की कंडीशन में देखा है, अभी हम इसको मोशन की स्टेट में भी देखेंगे, वहां पर भी इसकी एक्सेप्टेंस करेंगे। अगर वो रेस्ट में, तो मोशन में कब आएगा? जब आप फ्रिक्शन को बीट कर देंगे, और फ्रिक्शन को बीट करने का मतलब है आप अपनी फोर्स को अनबैलेंस करेंगे, यानी फ्रिक्शन से मिनिमम टू मिनिमम ज्यादा होंगे। तो जब आप ज्यादा होंगे तो उस कंडीशन को, उस स्टेट को हम बोलेंगे अनबैलेंस फोर्स एप्लीकेशन, और जब ऐसा होगा तभी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज होगी। तो हमें क्या क्लियर हो गया? सिर्फ अनबैलेंस फोर्स ही ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकती है। व्हाट इज अनबैलेंस? प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन के कारण आपकी वाली फोर्स को जो कैंसिल आउट किया जाता है उसको बैलेंस बोलते हैं, और उससे ज्यादा फोर्स एप्लीकेशन की स्टेट को हम अनबैलेंस फोर्स बोलते हैं। यानी फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स आपको अप्लाई करनी है, उस स्टेट को हम अनबैलेंस फोर्स बोलते हैं। तो यहां न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ को स्टेट किया। सो लेट्स से हम यहां फर्स्ट लॉ जो है वो लिख देते हैं, और यहां फर्स्ट लॉ हमारा पूरा होता है, हम उसको समझ पाते हैं। अब इसी फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया से भी एक्सप्लेन करते हैं, उसको अभी हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके। सो न्यूटन ने क्या स्टेट करा? न्यूटन कहते हैं इफ द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट स्टेट में होगा, विल रिमेन इन रेस्ट, और इफ इट इज इन मोशन विल कंटिन्यू इन द मोशन विद द सेम वेलोसिटी until any unbalanced force is applied on it. जब तक कि आप उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करते, ऑब्जेक्ट की स्टेट में किसी तरह का भी चेंज नहीं आएगा. फाइन. अब आप इसको ध्यान से सुनिएगा. लोगों को अगर फिर भी फ्रिक्शन एक्सेप्ट नहीं हुआ तो न्यूटन ने कहा कि इस पोजीशन को, इस इनविजिबल फोर्स को आप ऐसे भी एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट की एक टेंडेंसी है. If the object is in rest, will remain in rest. ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसकी टेंडेंसी, उसकी आदत बन गई है, जिसे हम फिजिक्स में इनर्शिया कहते हैं. अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट इनर्शिया है, यानी रेस्ट टेंडेंसी है, यानी रेस्ट की आदत बन गई है.
कि वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। अब नाउ जब आप उस पर फोर्स लगाते हैं, अनबैलेंस कहां से आएगा अभी आप समझिएगा। जब आप उस पर फोर्स लगाते हैं तो पहली बार में वो प्राइमरीली आपकी लगाई हुई फोर्स को एक बार के लिए अपोज करता ही करता है। दिस इज द टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट। न्यूटन ने कहा, माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन एक्सेप्ट द फ्रिक्शन फोर्स एज द टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट एज वेल। आप उसको टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट या इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट बोल दीजिए कि जब भी मैं फोर्स लगाता हूं, ऑब्जेक्ट जिद्दी है, वो मेरी लगाई हुई फोर्स को एक बार तो अपोज करता ही करता है, और ये अपोजिशन जनरेट होता है उसके मास से। जितना ज्यादा उस ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना ही ज्यादा उसकी वो जो टेंडेंसी है, उसकी वो जो जिद है, उसका वो जो अपोजिशन है, उसका वो जो इनर्शिया है, वो स्ट्रांग होता जाएगा। यानी हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसी को हम लिख देते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, और समझने की कोशिश करते हैं। जितना ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज होगा उतना ही ज्यादा उसका इनर्शिया भी इंक्रीज होगा। दो इनर्शियाज हैं, एक रेस्ट इनर्शिया है और एक मोशन इनर्शिया है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट का इनर्शिया अप्लाई होगा, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन का इनर्शिया अप्लाई होगा उस पर। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट से जिद करेगा कि वो मोशन में नहीं आना चाहता। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, तो एग्जाम्पल्स को देखते हैं। एग्जाम्पल्स को बड़े ध्यान से देखिएगा आप। रेस्ट इनर्शिया के एग्जाम्पल्स को देखते हैं अपन। अगर आप sitting in a car which is in rest, कार अगर रेस्ट में है और आप उसमें बैठे हुए हैं, ठीक है, अगर आप उसमें बैठे हैं, कार रेस्ट में है, कार का पार्ट है आपका लोअर बॉडी तो फिजिकली कार से जुड़ा हुआ भी है। अब कार एकदम से जब चलती है तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, कार जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करती है। सपोज वो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करती है आगे चलने के लिए, तो आप जो अंदर की तरफ कार में बैठे हुए हैं, आपकी बॉडी तुरंत बैकवर्ड जर्क लेती है। उसका रीजन क्या है कि आप रेस्ट में हैं, आप योर बॉडी वॉज इन रेस्ट, वांटेड टू बी एट रेस्ट। ठीक है, तो आपको रेस्ट में ही रहना है। सो जब आगे चलते हैं तो आप अपोज करते हैं, तो अपोज किधर करेंगे? जब इधर चल रहे हैं तो अपोजिशन किधर आएगा? इधर आएगा। सो योर बॉडी फील्स अ बैकवर्ड जर्क, और इसी बैकवर्ड जर्क को हम इनर्शिया से एक्सप्लेन करते हैं, रेस्ट इनर्शिया से। इसके उल्टे, जब हम sitting in a car which is in motion, अब जब हम मोशन में है कार, तो हम कार का पार्ट है तो हम भी मोशन में है। नाउ कार जो है वो एकदम से रुकने की कोशिश करती है। कार जो है वो मोशन में इधर की तरफ है, तो वो फोर्स कहाँ लगेगा? वो उसका फोर्स कहाँ लगेगा? इधर की तरफ लगेगा। तो आप जब वो इधर की तरफ फोर्स लगाती है तो जो अंदर बैठा हुआ बंदा है वो कहता है कि मैं तो मोशन में हूँ, मैं मोशन में हूँ तो मोशन में ही रहना चाहता हूँ। तो आपको जैसे ही कार ब्रेक लगाएगी तो फ्रिक्शन इंप्रूव होगा, तो बैकवर्ड साइड में फोर्स लगेगा, तो आप किधर की तरफ फोर्स लगाएंगे? आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली फर्स्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम पर एक बार तो अपोजिशन लेगी और आपको फॉरवर्ड जर्क मिलेगा। और इसी फॉरवर्ड जर्क से बचने के लिए हम सीट बेल्ट लगाने को एडवाइज करते हैं। जब बहुत तेजी से कार चलेगी तो हाई मोमेंटम आएगा,
हाई मोमेंटम एकदम से जब चेंज करेगा अपनी वेलोसिटी को, ब्रेक लगेगा, वेलोसिटी सडन चेंज होगी, बहुत बड़ी चेंज होगी, एक्सेलरेशन इंप्रूव हो जाएगा, तो ज्यादा फोर्स ऑफ अमाउंट लगेगा। जब ज्यादा फोर्स लगेगा तो उसके रिपल्कशन में भी ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा और आप जो है वो एक्सीडेंट हो सकता है, आपको चोट लग सकती है कार के अंदर। सो एडवाइस क्या होती है कि आप सीट बेल्ट लगा के रखें, ठीक है। ऐसे ही जो है हम लगेज वगैरह जो हैं उनको बस पर हमेशा जब भी रखते हैं तो उसको टाई करते हैं, ठीक है। तो टाई करने से क्या होगा कि आप जब बस चल रही है तो लगेज बस का पार्ट है, जब बस एकदम से रुकती है तो लगेज क्योंकि फ्री कंडीशन में है तो वो रुकता नहीं है, क्योंकि लगेज मोशन में था तो मोशन में ही रहना चाहेगा, तो वो बस से ऊपर से नीचे की तरफ फॉरवर्ड मूव लेगा और ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा। तो क्यों होगा ऐसा? क्योंकि वहां पर एक मोशन इनर्शिया अप्लाई हो रहा है, ठीक है। सो कभी रेस्ट इनर्शिया, कभी मोशन इनर्शिया। तो ये सब जो है हम जैसे ब्लैंकेट को डस्टिंग के लिए बीट कर रहे हैं तो उसमें भी क्या हो रहा है कि हम ब्लैंकेट को बीट कर रहे हैं, तो ब्लैंकेट को तो हम नीचे की तरफ बीट कर रहे हैं और उसके जो थ्रेड का जो गैप्स है उनमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो पार्टिकल्स वर एट रेस्ट, वांटेड टू बी एट रेस्ट। तो क्या होगा, वो पार्टिकल्स जो हैं वो बीच बीच में हैं, यहाँ बीच बीच में है। अब मैंने क्या किया, इस ब्लैंकेट को बीट करा तो ये ब्लैंकेट नीचे गया, तो जो पार्टिकल्स है वो रेस्ट में है और रेस्ट में ही रहना चाह रहे हैं, तो वो क्या होंगे कि वो ऑटोमेटिकली जो इसके बीच में है और ये जब नीचे जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली बाहर आ गए, वो ऑटोमेटिकली बाहर आ गए क्योंकि वो रेस्ट में है। अगर वो मोशन में लेते इसके साथ अपने आप को तो वो क्या होते, इसके साथ मूव करते और बाहर नहीं आते, लेकिन वो रेस्ट में है और वो रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, क्योंकि वो हमेशा क्या करेगा, पार्टिकल आपकी थ्रू लगाई हुई फोर्स को एक बार तो अपोज करेगा ही करेगा। तो अगर आप मोशन में ला रहे हैं और वो रेस्ट में है तो रेस्ट में आपको अपोज करेगा, यानी आपके डायरेक्शन के अपोजिट में फंक्शन करेगा और पार्टिकल ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। हम ब्रांचेस को जब शेक करते हैं तो लीव्स जो है वो ब्रेक होती है, विल्टिंग होती है। तो कैसे हो रही है वो, क्योंकि हम ब्रांच को अगर लेफ्ट में शेक करेंगे, अगर ये ब्रांच है, अगर मैं इसको लेफ्ट में शेक करूंगा तो जो लीव्स हैं वो मुझे अपोज करेंगी। तो जैसे ही मैं इसको यूं शेक करता हूं तो लीफ जो है वो इधर जाती है, जब मैं इधर शेक करता हूं तो लीफ इधर जा रही है। तो हमेशा क्या हो रहा है कि वो मेरे से अपोज कर रही हैं, इस अपोजिशन में वो मेन ब्रांच से ब्रेक हो जाती हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, आपका एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है, 9th क्लास की बुक में भी एग्जाम्पल गिवन है। ग्लास के ऊपर एक कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड के ऊपर हमने एक क्या रख दिया है, कॉइन। अब हम पुश किस पे लगा रहे हैं, हमने इधर से एक हिट करा तो कार्डबोर्ड विल मूव बट द कॉइन वॉज एट रेस्ट, सो विल रिमेन इन एट रेस्ट एंड ऑटोमेटिकली विल ड्रॉप डाउन इनटू द ग्लास। कैसे? क्योंकि कार्डबोर्ड तो मूव हो जाएगा तो कार्डबोर्ड तो आगे की तरफ आ जाएगा, लेकिन कॉइन रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। हमको ये टाइम नहीं देना उस कार्डबोर्ड को कि वो अपनी एनर्जी को कैरी करा पाए फॉरवर्ड, कॉइन को दे पाए और कॉइन मूवमेंट में आए। तो जब हम कार्डबोर्ड को जब तेजी से मूव कराते हैं तो कॉइन रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, तो ऑटोमेटिकली वो हवा में आ गया तो वो नीचे गिर जाता है ना। कैरम बोर्ड वाला एग्जाम्पल है और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया की हेल्प से समझ सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखिए, इनर्शिया जो है वो मास से रिलेट करता है डायरेक्टली, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको आप बार बार वीडियो को देखिए, आई होप कि आपको समझ में आएगा। इसके वेरियस एग्जाम्पल्स को देखिए, एग्जाम्पल्स को ध्यान से सुनिए, तभी आप बार बार इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे और इससे फैमिलियर हो पाएंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बाद ही आप आगे के लॉज को समझ पाएंगे। सो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। लेट्स फिर अपन आगे की तरफ चलते हैं, मूव करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पर। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में समझने को मिलेगा। उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आएगा मोमेंटम का, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ऑलवेज रिलेटेड टू moving objects, so we'll talk about talk about this second law of motion in the next video of mine. So thank you very much for watching this and मेरे various videos को देखने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, देन बेल आइकन जो है उसको प्रेस कीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक रीच हो सके, राइट। सो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने और समझने के लिए, और अगर बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।